हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देखेंगे आज पाठ 9वां मेरे पिताजी। इसको लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 27 नवंबर 2007 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु है 18 जनवरी 2003। परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कृतियाँ: मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक इतने हैं। इस कथा के अंदर क्या? आत्मकथा हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निपक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि के गुणों के साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया है। देखेंगे हम पाठ क्या बताएं इसके अंदर। पायोनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार में बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी है। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर कर लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद देर रात तक काम में जुटे रहते। क्या बताया इसके अंदर कि पायोनियर प्रताप का जो समय था, समय का पाबंद था, बिल्कुल समय के समय पे जाना, और शुद्ध सच्चे लिखावट, और लिखावट सही साहिब थी, हिसाब किताब रखने की आदत थी। और वहाँ से वो क्या करते थे, अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करते थे और अपना काम होने के बाद में क्या करते थे, वो दूसरों को भी काम में मदद करते थे। ठीक है, रात देर तक काम में जुटे रहना। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में अनुमान हमेशा गलत होता है ज़्यादा की तरफ से। वे पैदल ही जाते आते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न कि उसकी सवारी की। कैसे जाते थे वो? रोज पैदल जाना आना करते थे, न उनके पास साइकिल थी और न ही उन्होंने साइकिल की ज़रूरत समझी, और किसी की भी सवारी नहीं करते थे वो। दफ्तर के लिए उन्होंने एक अलग तरह की पोशाक अपनाई थी। उनका पोशाक कैसा था, ध्यान में देना। जितने दिन दफ्तर गए उसी दिन से गले में काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन जो उनके लंबे एक हरे शरीर पर खूब फपती थी, और दुपल्ली टोपी। कैसा था? काला जूता था, ढीला पाजामा था, अचकन लंबे वाला शर्ट था, और उसके ऊपर उनके शरीर पे बहुत अच्छा दिखता था, और दुपल्ली वाली टोपी थी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना हुआ ऊनी गुलबंदा उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती व बंद गले का कोट पहनते थे। दफ्तर से बाहर के लिए, दफ्तर से आने के बाद में क्या पहनते थे वो? बंद गले का कोट और धोती। ठीक है। सिर पर फ्लैट कैप जो उन्हें उन दिनों विलायत से आती थी, काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। कैसे छड़ी लेते थे? अच्छी जाड़ी जाड़ी छड़ी लेकर वो चलते थे रात के समय पे। और उनके हाथ में क्या रहता था? एक छाता यानी छतरी भी रहती थी उनके पास में, छतरी भी लेकर वो चलते थे। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होंगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया था। लाठी घर में नहीं थी, लेकिन पीछे इसे याद आता है कि पिताजी ने लाठी कभी सीखी होंगी। इस प्रकार से उन्होंने उनका वर्णन बताया है। आया समझ में यहाँ तक? आगे देखेंगे हम। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपनी पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ में कंधे से पर संभाले और बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। केवल डंडा आत्मरक्षा के लिए है। काय के लिए था डंडा? उनका आत्मरक्षा के लिए है। एक हाथ में डंडा इससे खांधे पे रख लिया और एक हाथ से बातें कर रहे, शर्ट की बाही ऊपर चढ़ा ली, और क्या कह रहे थे कि लड़ने के लिए नहीं आया मैं सिर्फ काय के लिए आया, तुम्हारे को समझाने के लिए। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। 4 ने मिलकर एक को पीटा तो क्या बहादुरी दिखाई? देखो क्या कह रहे,
यदि लड़ना है तो एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के साथ में लड़ना, 4 ने एक जन को पीटा तो कोई क्या बहादुरी थोड़ी नहीं हो गई है। अकेले सिर फेरे की बात समझी जा सकती है, 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बातें करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी को दूसरी ओर मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। क्या बता रहे हो कि हमको इंसान के जैसा रहना है, मेल से रहना है, एक के साथ में रहना है। लड़ाई झगड़ा कोई भी प्रकार का हमको करना नहीं है। लड़ना है तो 4 लोग बराबरी क्या हो फिर लड़ो। अकेले में लड़ने का कोई मतलब नहीं आता। एक व्यक्ति 4 को यदि पीटे, चार व्यक्ति यदि एक को कोई पीटे तो उसमें कोई पीटने वाली बात नहीं हुई है, ऐसे वो बता रहे हैं। आया समझ में? तो हमको क्या करना है, लड़ना नहीं है। धर्म का नाता तो है, हम आजू बाजू में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, तो हमारे को इंसानियत का नाता रखना है और इंसानियत के नाते से अच्छे से हमको रहना है। हमको किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करके हमारी ज़िंदगी ख़राब करना नहीं है। आया समझ में? आज हम यहाँ तक देखेंगे, इसके आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में और देखेंगे। ओके।